हेलो, जय भीम। माय नेम इज़ साहिल वाल्मीकि। अगर एक महीने में हम पीछे देखें तो अगस्त के महीने में चार से पाँच केस रिपोर्ट हुए हैं, और उन सारी केसेस में एक चीज़ कॉमन है। वो उन केसेस में जो विक्टिम है वो SC ST OBC और माइनॉरिटी फैमिलीज से हैं। और इन पूरे केसेस में एक चीज़ और कॉमन है कि पुलिस का जो रवैया है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अभी ये केस संगम विहार का जो केस है वो एक 13 साल की बच्ची के साथ बार बार बलात्कार का केस है, और एक साल पहले वो केस हुआ था और दोबारा उस वारदात को अंजाम दिया गया है। अभी हमारे साथ महमूद प्राचा जी हैं। सर, जो इन चारों पांचों केसेस में अगर हम देखें तो एक चीज़ कॉमन है कि SC ST OBC माइनॉरिटी फैमिलीज़ हैं, और दूसरी चीज़ पुलिस का जो रोल है उस पर लगातार लोग जो विक्टिम फैमिली है वो क्वेश्चन कर रही है। तो पुलिस की मतलब अपनी जिम्मेदारी से कैसे वो भाग रहे हैं, या उनकी जो है शिकायतें नहीं दर्ज हो रही हैं, या प्रॉपर जो एक्ट्स है वो नहीं लगाए जा रहे, इसको कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले जय भीम। और एक बात आपकी और ऐड करूंगा मैं कि एक चीज़ और कॉमन है। जो रिस्पांस निर्भया के समय था वो रिस्पांस भी समाज का नहीं है। ये चौथी चीज़ है जो कॉमन है। तीसरी चीज़ राधा, तो जहाँ तक पुलिस के ऊपर सवालिया निशान लगाने की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि जो कम से कम शेड्यूल ट्राइब की बच्चियों के साथ हो रहा है तो उसमें ये ख़ास तौर पे अपराध बनाए गए हैं ये कार्य जो पुलिस जिस प्रकार के कार्य कर रही है। हालांकि IPC में भी ये अपराध हैं। अगर आप इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करते, जो विक्टिम्स हैं उन्हीं को डराते धमकाते हैं, तो ये IPC में भी अपराध हैं, बहुत ही जघन्य अपराध है। लेकिन SC ST एक्ट में तो इसको ख़ास तौर से जघन्य अपराध बनाया भी गया है। बावजूद उसके भी पुलिस जो है, जो SHO लेवल के अधिकारी हैं या DCP लेवल के अधिकारी हैं, तो ख़ास तौर पे जिनकी जिम्मेदारी SC ST एक्ट ने लगाई है, उनकी ये उदासीनता नहीं है, सिर्फ ये लोग इन्वॉल्व हैं। जैसे इस केस में, लेटेस्ट केस में भी देख लें, वो जो इसमें अपराधी था उसकी ज़मानत क्यों हुई? क्योंकि पुलिस ने ठीक से उसको मुकदमे की पैरवी नहीं की, इनके ऊपर दबाव बनाए रखा। वो ज़मानत लेके आने के बाद तुरंत क्या काम करता है? दोबारा उसी बच्ची को किडनैप करता है, दोबारा उसके साथ बलात्कार करता है। उसका हाथ अगर आप देखेंगे उस पर कोई जानवर भी इतने गहरे कट्स मार रखे हैं, उसके कहाँ कहाँ चोट लगी हुई है, ये कोई जानवर भी नहीं कर सकता। चलिए, अब इसके बाद पुलिस और SHO क्या कर रहे हैं संगम विहार के? वो बच्ची के परिवार वालों को डरा रहे हैं, उसको थाने में बंदी बना के रख रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं कि तुम केस ना करो। ये कौन सी हैवानियत है? ये है। तो क्या ये पुलिस की उदासीनता है या उनका पुलिस के अफसरों का अपराधीकरण है? वो खुद अपराधी हैं, और जो ये सिर्फ कानूनी तौर पे अपराधी नहीं, वो मानसिक तौर पे भी अपराधी हैं। क्योंकि जो पुलिस, इतनी ताकत हमारे संविधान ने पुलिस को दे रखी है, मैं नहीं समझता किसी भी और संगठन को इतनी ज़्यादा ताकत है। और उसका वो इतनी ताकत होने के बाद तो उनमें कुछ रहम होना चाहिए, कुछ इंसानियत होनी चाहिए कि इनके साथ इतना जुल्म हो गया तो हम इनको कम से कम पूरा न्याय ना दें, तो कम से कम इनके साथ ज्यादती ना करें। लेकिन ये क्या मानसिकता है कि उल्टा उनको दबाते हैं, डराते हैं, मारपीट करते हैं। तो ये कौन सी मानसिकता है? ये सबसे बड़ा अपराध है सर। ऐसे केसेस नेशनल कैपिटल में रिपोर्ट होते हैं, और उसके बावजूद भी चाहे हम प्रशासन या शासन की तरफ से देखें या सिविलियंस की तरफ से देखें, कोई आउटरीच नहीं होती है। क्यों सर ऐसा हो पाता है? क्योंकि हमारे समाज में देखिए, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो हर जगह 90% से ज़्यादा हैं। और जिसकी मानसिकता मनुवादी होगी, मनुवादी मानसिकता क्या है जो हम लोगों को समझ में आती है? वो मानसिकता वो है कि इंसान इंसान बराबर नहीं होता। कुछ लोग इंसान होते हैं, बाकी जो इंसान हैं वो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर होते हैं। यही तो मनुवादी मानसिकता है। तो जब वो मानसिकता हमें SC ST OBCs को और माइनॉरिटीज़ को इंसान ही नहीं मानती, तो वो मानसिकता हम लोगों को जानवरों से भी बदतर ट्रीट करती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का खून चूस के, हम लोगों के सारे हक मार के हज़ारों साल तक वो लोग राज किए हैं। उनको आदत है इस बात की, चाहे वो कितना भी शुगर कोट करें, इसे कितना भी दिखावा करें कि नहीं हम भी बराबर समझते हैं। बाबा साहब की वजह से ये दिखावा करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान ऐसा बनाया है। बावजूद सब उनके खिलाफ थे, इतनी मुश्किलों में रहकर भी उन्होंने इतना अच्छा संविधान बनाया है। तो अब ये संविधान उनके आड़े आ रहा है तो एक उन्हें ड्रामा भी करना पड़ता है। लेकिन जब अमल करने की बात आती है तो उनका रवैया
चाहे वो प्रेस हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे हमारा ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे बाकी समाज में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो समर्थ लोग हैं, वो सबका रवैया एक अलग प्रकार का होता है। यदि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी के लोग हों, ओबीसी के लोग हों, तो एक अलग रवैया होता है, लूटने का रवैया होता है, वो रवैया होता है। बाकी जब दूसरे लोग होते हैं जिनको वो इंसान मानते हैं, उनके लिए एक रवैया दूसरा होता है। ये हमारे सिस्टम में बुनियादी कमी है, और मैं समझता हूँ जब तक हम अम्बेडकरवादी खड़े नहीं होंगे और बराबरी को, जो संविधान है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे इन लेटर एंड स्पिरिट, उनकी मूलभूत भावना के तहत इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे, तब तक ये अन्याय इसी प्रकार से होते रहेंगे और ये नहीं रुकेंगे। सर, कमिंग बैक टू द इशू संगम विहार वाला, इसको लीगली किस तौर से आप देखते हैं कि कितना अभी और संघर्ष करना पड़ेगा न्याय के लिए? कि न्याय के लिए तो संघर्ष निरंतर करना पड़ेगा जब तक कि अम्बेडकरवादी सरकारें नहीं देश में आती, वो तो चलेगा ही। लेकिन इन केसेस में हम लोग प्रायोरिटी पे करते भी हैं संघर्ष, और कानूनी तौर से भी, और हम जो ये जॉइंट एक्शन कमेटी जैसी दूसरे संगठन हैं उनसे भी गुजारिश करते हैं कि सड़कों पे आके भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शन करें, तो उससे हमें कानूनी लड़ाई में भी मदद मिलती है। क्योंकि जजेस भी आजकल जो है, इतना ज़्यादा वर्कलोड भी है और दूसरे भी प्रेशर्स रहते हैं, तो वो भी ज़्यादा सेंसिटाइज्ड होते हैं अगर किसी चीज़ के लिए ज़्यादा आउटरीच होता है, या लोग सड़कों पे आके, घरों में तो बैठ के सब अम्बेडकरवादी तो कम से कम खून के आंसू रो ही रहे होंगे, लेकिन अगर हम सड़कों पे भी आके अपना वो दिखाते हैं जो हमारी भावनाएं हैं, तो उससे एक समाज में न्याय व्यवस्था स्थापित करने में भी सभी इंस्टीट्यूशंस को मदद मिलेगी। जो, क्योंकि सभी इंस्टीट्यूशंस में कुछ लोग ईमानदार बैठे हैं अभी, और उन्हीं ईमानदार लोगों से सिस्टम चल रहा है, तो उन लोगों को भी मौका मिलता है अपने पीयर प्रेशर को दूर करके सभी को बराबर का इंसाफ देने। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का।